किसान भाई नमस्कार। एक बार फिर आपका स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। और जैसा कि आप जानते हैं किसान भाइयों के लिए ये कार्यक्रम जो है बहुत ही आवश्यक है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि जानकारियाँ बहुत सारी मिलती हैं इसमें और समय समय पर जो गतिविधियाँ होती हैं उसको आपको अवगत कराया जाता है। ऐसी ही आज परिस्थिति में हम आज खड़े हुए हैं। आप देख रहे होंगे हम एक खेत में खड़े हुए हैं और वर्तमान में सोयाबीन की बुआई चल रही है और किस तरीके से करना है। तो सोयाबीन की उन्नत खेती ये हमारा विषय है और इस पे हम विस्तार से आज जानेंगे सुनील कैथवाल जी से, जो कि विशेषज्ञ हैं। सर, आप केवीके में पदस्थ हैं रायसेन में, और जिस तरीके से आप हमारे किसान भाई को आज जानकारी देने वाले हैं, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, बिल्कुल। और आपको हम देख रहे हैं कि अभी यहाँ पर बुआई भी चल रही है और सोयाबीन की आज जो उन्नत खेती है उसके बारे में बात करने वाले हैं। प्रारंभ में वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए किसान भाइयों को क्या कहना चाहेंगे आप? वर्तमान में मैं किसान भाइयों को ये जानकारी देना चाहता हूँ कि खरीफ का मौसम चल रहा है, सोयाबीन की बुआई चल रही है। तो सोयाबीन की बुआई में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं जिन्हों का बातों का किसान भाई ध्यान रखें, जिससे उसको खेती में लाभ हो, तकनीकी जानकारी मिले और आगे उत्पादन में वृद्धि हो। जैसा कि वर्तमान समय में हम देख रहे हैं, बुआई का समय चल रहा है, तो सबसे इम्पोर्टेंट उसमें चीज़ होती है या बात होती है उन्नतशील किस्मों के चयन की। सोयाबीन की हम बात करें तो बहुत सारी किस्में सोयाबीन की रिलीज़ हो चुकी है। कुछ पिछले समय में सोयाबीन की उन्नतशील किस्मों का अभाव था, जिसके कारण काफ़ी सोयाबीन के उत्पादन में कमी आई है। सोयाबीन का एरिया भी कम हुआ है, धान के एरिए में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन कुछ किस्मों का प्रचार प्रसार और उपलब्धता हुई है, जिसके कारण सोयाबीन की ओर किसानों का रुझान बढ़ा है। तो उन्नतशील किस्मों का चुनाव करें किसान भाई। कम दिन की अवधि आ गई है, मध्यम दिन की अवधि आ गई है, अधिक दिन की अवधि वाली किस्में उपलब्ध हो चुकी। कम दिन की अगर हम अवधि वाली किस्मों की बात करें तो जवाहर सोयाबीन 2034, NRC 138, जवाहर सोयाबीन JS 9560, इन किस्मों का चुनाव कर सकता है। ये लगभग 85 से 90 दिन में पककर तैयार हो जाती है। इसके पश्चात हम बात करें कि 90 से 95 दिन या 100 दिन की अवधि वाली किस्में जो कि मध्यम अवधि में आती हैं। इस प्रकार हम बात करें तो जवाहर सोयाबीन 9305 पुराने समय से चला आ रहा है। काफ़ी किसानों ने उसका उत्पादन लिया है, लेकिन अब उसके अलावा भी बहुत अच्छी अच्छी किस्में उपलब्ध हो चुकी है, जैसे कि जवाहर सोयाबीन 2172, जवाहर सोयाबीन 2218। इसी क्रम में हमारी NRC की NRC 130, NRC 142 ऐसी अवधि मध्यम अवधि वाली किस्में हैं जिनका किसान भाई चुनाव कर सकता है। हमारे ग्वालियर विश्वविद्यालय से कुछ किस्में रिलीज़ हुई हैं। JS के अलावा RBS के नाम से उनका नामकरण हुआ है, जैसे कि JS 1135, JS 2024 या जिसे राज सोया 24 के नाम से भी जाना जाता है। इन किस्मों का चुनाव किसान भाई कर सकता है। इन किस्मों का उपयोग करे और इनमें निश्चित रूप से उसको उत्पादन में लाभ होगा। बिल्कुल लाभ होगा। जिस तरीके से अभी किस्मों की बात चल रही है और किस्मों का चयन बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि विगत कुछ वर्षों से, वैसे तो हमारा मध्य प्रदेश जो है वो पीला कटोरा के नाम से संबोधित होता है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ वर्षों से इसमें नुकसान देखने को मिल रहा है, क्योंकि सोयाबीन में उतना जो मुनाफा है या उत्पादन जो है वो नहीं मिल पा रहा है। कई कारण हो सकते हैं, इस पर भी चर्चा हम करेंगे। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर है कि उर्वरक, क्योंकि बुआई के समय उर्वरकों का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। कितनी मात्रा होना चाहिए और क्या कुछ और जो महत्वपूर्ण सावधानियां हैं वो बरतना चाहिए? जी, उर्वरक के बारे में आपने अच्छी बात कही। किसान भाई सर्वप्रथम तो ये करे कि ग्रीष्म काल में ही अपनी मिट्टी का परीक्षण करा ले। मिट्टी परीक्षण के पश्चात उसकी जो अनुशंसा आती है, उसके खेतों में जो फसलें वो लगा रहा है, सोयाबीन की खेती कर रहा है, उसका जो उर्वरक की मात्रा आती है उसके अनुसार उर्वरक का चुनाव करें, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और सल्फर का भी किसान भाई बहुत ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि सोयाबीन हमारी तेल वाली फसल है और तेल वाली फसल में सल्फर की बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस के साथ साथ सोयाबीन की फसल में किसान भाई सल्फर का भी उपयोग करें। उर्वरक के संतुलित जो अनुशंसा उसकी मृदा परीक्षण के आधार पे जो कार्ड बनता है उसके अनुसार वो उसका चुनाव करे। इसके पश्चात हम बात करें बीजोपचार की, बुआई की तकनीक की, फसल संरक्षण की। बुआई की तकनीक में पुराने तरीके में हम देखते हैं किसान भाई पुरानी जो गेहूं की सिड्डल होती थी उससे बुआई करता था, लेकिन आज के समय में नई नई तकनीकी के माध्यम से अच्छी अच्छी उन्नतशील मशीनें उपलब्ध हो गई है, जैसे कि रिच फरो, रिच बेड प्लांटर या BBF प्लांटर। जैसे कि रिच फरो जो 12 इंच से लेकर 18 इंच पे उसे किसान भाई सेट कर सकता है। पतली नाली बनती है, सोयाबीन की बीज हमारी मिट्टी से ढकता हुआ चला जाता है, जिससे अधिक वर्षा होने पे पानी नाली के माध्यम से निकल जाता है, या कम वर्षा होने पे चूंकि हमारा बीज जो है मिट्टी से ढका रहता है तो उसको समुचित नमी मिलती रहती है और उसका अंकुरण होता है और
5 दिन तक अगर वर्षा नहीं भी होती है तो उसका अंकुरण प्रभावित नहीं होता है। तो इसका भी ध्यान रखें। इसके पश्चात वो फफूंदनाशी दवा से बीजोपचार करें, क्योंकि अगर प्राथमिक अवस्था में फसल का संरक्षण या फसल का टीकाकरण कर दिया जाए तो बहुत सारी रोग कीटों से फसल को संरक्षित किया जा सकता है। तो इसमें बहुत सारे कॉम्बिनेशन में आज के समय में फफूंदनाशी और कीटनाशी दवाएं बाज़ार में उपलब्ध है, जिनका किसान चुनाव कर सकता है। पहले किसान केवल फफूंदनाशी दवा से बीजोपचार करता था, लेकिन अब फफूंदनाशी दवा के साथ साथ बहुत सारी कीटनाशी दवाओं का भी कॉम्बिनेशन बाजार में उपलब्ध है, जिसमें फसल रोग से साथ साथ रस चूसक कीट और तना छेदक कीटों से भी फसल की सुरक्षा प्राथमिक अवस्था में 30 से 40 दिन तक किसान इस माध्यम से कर सकता है। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण है, बीजोपचार की बात यहाँ पर हो रही है, तो बीजोपचार निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है और बीजोपचार होगा तो आपको प्राथमिक अवस्था से ही जो फसल का संरक्षण है, फसल का जो सुरक्षा कवच है, वो मिल जाएगा। एक और महत्वपूर्ण चीज़ है, फसल को जब हम लगाते हैं, खेत को जब हम देखते हैं, तो तैयारी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं, खेत का समतलीकरण भी होना चाहिए और सोयाबीन एक ऐसी फसल है जिसमें ज़्यादा नमी वो नहीं झेल पाती है। तो ये जो पद्धति से हम बुआई कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से खेत की तैयारी भी क्या महत्वपूर्ण होती है, पानी भराव की या फिर जल निकासी की व्यवस्था? जी, बिल्कुल, आपने ये बहुत अच्छी बात कही। बिल्कुल अवश्य करें। जैसे कि अभी हमने बात करी बीबीएफ प्लांटर या रिज बेड प्लांटर, इन मशीनों का उपयोग करेगा तो किसान को निश्चित रूप से जल निकास की समुचित व्यवस्था बुवाई के समय ही हो जाएगी। अगर हमारे खेतों में जल भराव होता है तो बीबीएफ मशीन या रिज बेड प्लांटर के माध्यम से अगर किसान भाई बुवाई करता है तो उसमें 2 बेड के बीच में एक नाली बनती है, जो कि अधिक वर्षा का जो पानी होता है वो नाली के माध्यम से खेत से बाहर निकल जाता है। इससे जो अधिक वर्षा की स्थिति में जल भराव की स्थिति खेतों में पैदा होती है, जो सोयाबीन को नुकसान करती है, फसल का उत्पादन घटता है, उससे निश्चित रूप से किसान को फ़ायदा मिलेगा और उसका समतलीकरण करें, जल निकास की व्यवस्था करें ताकि सोयाबीन के खेतों में जल भराव ना हो। जल भराव ना हो, ये बहुत ही दिक्कत वाला काम है, क्योंकि अगर जल भराव होता है तो आपके उत्पादन में निश्चित रूप से कमी देखने को मिल सकती है। महत्वपूर्ण प्रश्न बहुत सारे हैं, जैसे कि हमने अभी बीज उपचार की बात की, जैसे हमने जल निकासी की व्यवस्था की बात की, हमने विधि की बात करी कि कैसे हम जो है हमारे सोयाबीन को बोएंगे। एक और महत्वपूर्ण बात ये है, जैसे हमने कहा कि शुरुआत में बात की थी, प्रारंभिक अवस्था में हम कुछ उपचार हैं जो अभी कर सकते हैं, जैसे कि आगे चल के भी दिक्कत ना हो। जो पीला मोजेक वायरस जो होता है, बहुत तेज़ी से देखने को मिलता है हमारे सोयाबीन की फसल में, तो पीला मोजेक वायरस के लिए प्रारंभिक अवस्था में अभी हम क्या उपचार करें, चाहे वो किस्मों का चयन हो या फिर कुछ और एकीकृत काम हो, जिससे कि हमारे किसान भाइयों को उस वायरस से इलाज मिल सके उसका? जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, क्योंकि आने वाले समय में सोयाबीन की जब बढ़बार होगी तो उसमें पीला मोजेक वायरस निश्चित रूप से कई क्षेत्रों में आता है और सोयाबीन के उत्पादन को बहुत अधिक प्रभावित करता है। तो पीला मोजेक वायरस मुख्यतः सफ़ेद मक्खी या एक वेक्टर होता है, वाइट फ्लाई के नाम से भी जाना जाता है, उसके माध्यम से वो फैलता है। उसको अगर हम प्रारंभिक अवस्था में नियंत्रित करेंगे तो पीला मोजेक वायरस रोग सोयाबीन की फसल को ज़्यादा क्षति नहीं पहुंचाएगा। इसके लिए प्रारंभिक अवस्था में हमने बात करी कि बीजोपचार की, तो बीजोपचार में अभी हम पहले बात करते थे कि फफूंदनाशी दवाओं से बीजोपचार होता था, लेकिन फफूंदनाशी दवाओं के साथ साथ अभी कीटनाशी दवाएं भी उनके साथ कॉम्बिनेशन में उपलब्ध होती है। अगर उसके साथ नहीं भी कर रहे हैं तो थाइमेथाक्साम 30 FS रस चूसक कीटों के लिए ये बाज़ार में बहुत आसानी से उपलब्ध है। किसान भाई इसका बीजोपचार करेगा तो निश्चित रूप से 30 से 40 दिन की अवस्था तक सफ़ेद मक्खी या रस चूसक कीटों से नियंत्रित रहेगा, जिससे कि येलो मोजेक वायरस पीला रोग अधिक मात्रा में नहीं उत्पन्न होगा और ना ही वो सफ़ेद मक्खी के माध्यम से पूरे क्षेत्र में या पूरे खेत में उसका फैलाव होगा। बात आती है फिर खड़ी फसल की सुरक्षा की। प्रारंभिक अवस्था में बीजोपचार सबसे अच्छा उसका तरीका है कि किसान भाई बीज को बीजोपचार करे, खासकर रस चूसक कीटों के नियंत्रण के लिए। इसके पश्चात खड़ी फसल में अगर फसल संरक्षण की बात करें तो बहुत सारी दवाएं हैं उसके नियंत्रण के लिए, जिनका स्प्रे करके अनुशंसित मात्रा का उचित दवा का चुनाव करके पीले रोग से किसान भाई उसकी बचाव कर सकता है कि फसल संरक्षण अच्छे से हो सके, फसल स्वस्थ रहे, फसल का ग्रोथ अच्छी हो और फसल का उत्पादन अच्छा हो। निश्चित रूप से उद्देश्य यही रहता है कि आपको जानकारियाँ भी सही मिलें, जिससे कि आपकी जो फसल है वो सही तरीके से आ सके, उत्पादन अच्छा मिल सके और लाभ निश्चित रूप से आपको मिल सके। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन, जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं।
अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। We are the Indian farmers, fondly called Annadata. We are sowing dreams in its soil, nurturing them to grow bigger, making them a reality for the last 9 years. किसान की आय को बढ़ाने के लिए अनेक कदम उठाए गए। मिट्टी की जांच से लेकर सैकड़ों नए बीज तैयार करने तक, सिंचाई के सशक्त नेटवर्क से लेकर किसान रेल तक अनेक कदम उठाए। In line with our Honorable Prime Minister's vision, today we fulfill the world's need for milk, pulses, jute, spices, rice, wheat, cotton, fruits, vegetables and fish. Our centuries-old superfood, Shri Anna, globally known as millets, are being recognized as climate resilient and nutrition crops. The United Nations, at our behest, began this year as the International Year of Millets celebration. In past 9 years, under the visionary leadership of our Prime Minister Narendra Modi, we found new heights. Our identity found new dimensions, ensuring not only food security but also nutrition security for the world. The Prime Minister Farmers Income Support Scheme caters to our smallest needs. It makes our victory loom in our fields. The Prime Minister Crop Insurance Scheme is a trusted friend who never leaves us hanging and keeps us going through every thick and thin. The Prime Minister Agriculture Irrigation Scheme taught us that no land is barren. One who dares to blossom can be stopped by none. The Soil Health Cards analyzes our soil, so we sow what's beneficial and reap without much toil. Electronic National Agriculture Market, that is ENAM, takes our produce beyond boundaries. The farmer's train puts it in new homes, in newer geographies. Today, we harness AI's potential. We fly drones and make high-tech mechanization possible. Our youngsters are innovating farm technologies. Our agri-startups and robust value chains are minting success stories. Nature's conservation is our vital desire. We've also become renewable energy suppliers. Today, we are achieving our destiny's might. Our power has reached new heights. हमारे किसानों ने हमें ना सिर्फ आत्मनिर्भर बनाया, बल्कि आज उनकी वजह से हम निर्यात करने में भी सक्षम हो गए। So, as the country marches towards development,
nearing its 100 years of freedom. We, the farmers of India, creating the new age agricultural solutions, ensuring food and nutrition security, climate resilient agriculture and robust value chains. And Maharshi, that is Millets and Other Ancient Grains International Research Initiative. Let's make world where everyone gains. One earth, one family, one future. वसुधैव कुटुम्बकम्। महत्वपूर्ण प्रश्न बहुत सारे हैं, जैसे कि हमने शुरू में कहा था कि ऐसे कई चीज़ें हैं जो कि आपको जानना आवश्यक है समय समय पे, क्योंकि अगर हम तकनीकी खेती करेंगे तो हमें जो मुनाफा है वो निश्चित रूप से हमें मिलेगा और जो सिक्योरिटी है वो आपको कहीं ना कहीं ज़रूर मिल जाएगी। तकनीकी खेती की बात कर रहे हैं हम, तो तकनीकी खेती में तकनीकी यंत्र कितने उपयोगी हैं इसके बारे में बात करेंगे। क्या सोयाबीन की खेती में तकनीकी यंत्र बहुत सहायक हैं आज के समय में? जी, आपने बहुत अच्छा बात करी कि तकनीक का आज के समय में मजदूरी की बात करें, लेबर की बात करें तो उपलब्धता किसानों को बहुत मुश्किल होती चली जा रही है। बुआई से लेके कटाई तक बहुत ज़्यादा लेबर की या मजदूरों की समस्या आ रही, तो तकनीकीकरण किसान को अपनी खेती में निश्चित करना चाहिए। बहुत अच्छे अच्छे यंत्र आए हैं बुआई से लेके कटाई तक में। बुआई की हमने बात करी, रिज बेड प्लांटर, रिज फरो, बीबीएफ मशीन, इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके पश्चात फसल संरक्षण में बहुत सारी मशीनें आई हैं। पावर स्प्रेयर, खासकर जब हम किसान दवाओं का चुनाव करता है तो उसकी सही मात्रा और पानी के साथ साथ उसके खेत में छिड़काव का समय वो निश्चित रूप से उत्पादन को प्रभावित करता है। तो पावर स्प्रेयर का अच्छे से चुनाव करें। ट्रैक्टर, बैटरी ऑपरेटेड, इंजन ऑपरेटेड, बहुत सारी स्वचालित मशीनें आई हैं, बाज़ार में उपलब्ध है। किसान भाई अपनी आवश्यकता के अनुसार उनका चुनाव कर सकता है, उनका उपयोग कर सकता है। फिर आती है पश्चात कटाई की। फसल संरक्षण के पश्चात आता है कटाई की। तो कटाई में बहुत सारे यंत्र आए हैं। रीपर आया है, रीपर विद बाइंडर आया हुआ है, कंबाइनर आया हुआ है। आजकल कटाई के भी बहुत सारे अच्छे उपकरण उपलब्ध हैं जो किसान को अपनी सहूलियत के अनुसार चुनाव कर अधिक उत्पादन ले सकता है। तो सोयाबीन जो है बहुत महत्वपूर्ण फसल है ही हमारे। एक और प्रश्न यहाँ पर उठता है कि किसान भाई जो हैं, अभी हमारे रायसन की बात करें, क्योंकि रायसन में हम तो रायसन में धान का जो रकबा है वो बढ़ता जा रहा है। ऐसे में धान में और सोयाबीन में चयन कैसे करें? तो आपको क्या लगता है सर कि धान और सोयाबीन किसान भाइयों के लिए क्या महत्वपूर्ण है? क्योंकि वर्तमान परिस्थिति की बात कर रहे हैं हम और अभी जो मौसम है वो ऐसा है कि आप दोनों पे काम कर सकते हैं। अब धान की एक बात करें, धान जो है वो नर्सरी पद्धति से लगाई जाती थी, अब किसान भाई कई हैं जो सीधी बुआई भी कर रहे हैं, सीधी बिजाई कर रहे हैं। तो सोयाबीन की तरह सिमिलर होता जा रहा है वो। तो जो फ़ायदा है वो किस में है, सोयाबीन में या धान में? आपने बहुत अच्छा प्रश्न करा कि किसान सोयाबीन का चुनाव करे या धान का चुनाव। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात आती है सिंचाई की व्यवस्था। जिन किसानों के पास सिंचाई की समुचित व्यवस्था है वो किसान निश्चित रूप से धान का चुनाव कर सकते हैं। धान की बुआई की आपने बात करी है। धान की बुआई पहले रोपाई के माध्यम से होती थी, लेकिन आज के समय में वर्तमान परिवेश में किसानों का रुझान सीधी बुआई या डीएसआर पद्धति या बिजाई की ओर भी काफ़ी बड़ा है। और इसका क्षेत्रफल भी रायसेन जिले में जितना रोपाई का बढ़ा हुआ है, रोपा पद्धति का बढ़ा हुआ, उतना ही बिजाई पद्धति का भी बढ़ा हुआ। इसमें मुख्य रूप से चयन करने की बात होती है कि सुगंधित किस्मों का चुनाव और हमारे मोटे चावल वाली सुगंधित किस्मों में हम बात करते हैं पूसा बासमती 1, पूसा बासमती 1637, पूसा बासमती 1692, पूसा बासमती 1509। हमारी यूनिवर्सिटी से रिलीज़ हुई कुछ हाइब्रिड किस्में हैं जो मोटे चावल में आती है। क्रांति, सहभागी, JR 206 ये मोटे चावल में आती है। तो किसान भाई जब रोपाई की बात करते हैं तो सुगंधित किस्मों का चुनाव करें। और सीधी अगर बिजाई की बात कर रहा है तो कुछ सुगंधित किस्मों की भी सीधी बिजाई की जा सकती है, लेकिन उसमें महत्वपूर्ण बिंदु होता है उसका फसल संरक्षण। फसल संरक्षण में सबसे महत्वपूर्ण विषय होता है खरपतवार का नियंत्रण, क्योंकि अगर सोयाबीन का तो वो नियंत्रण आसानी से हो सकता है, लेकिन जब धान की खेती सीधी बिजाई में करता है तो बहुत अधिक खरपतवार, चूँकि खरीफ का मौसम है, वर्षा ऋतु चलती रहती है, 3 महीने 4 महीने बारिश होती है, तो इतने ज़्यादा खरपतवार खेतों में आ जाते हैं कि किसान कई बार उनको नियंत्रण नहीं कर पाता है। तो जब किसान भाई सीधी बिजाई से धान की बुआई कर रहा है
तो मैं उसको एक व्यक्तिगत सलाह ये देना चाहूँगा कि वो उसके खरपतवार नियंत्रण पे विशेष ध्यान दे, क्योंकि अगर नियंत्रण शुरुआत अवस्था में नहीं हो पाया तो किसान सीधी बिजाई के माध्यम से धान की खेती को सक्सेसफुल या बहुत अच्छा उत्पादन नहीं ले पाएगा। रोपाई में तो बहुत अच्छा उत्पादन हमारे किसान भाई ले रहे हैं, लेकिन सीधी बिजाई में कुछ उन्नतशील किस्मों का चुनाव करके और खरपतवार प्रबंधन पे विशेष ध्यान देते हुए फसल संरक्षण अच्छे से करे तो निश्चित रूप से उसे धान की खेती में मुनाफा होगा, उसका उत्पादन अच्छा होगा और किसान को रोपाई में बहुत ज़्यादा लागत लग रही है। इसीलिए किसान बिजाई पद्धति की ओर भी रुझान कर रहा है। चूँकि आपने बताया कि कुछ समय से सोयाबीन और धान में किसान को बड़ी संशय रहती है कि किसका चुनाव करे, तो धान में इसलिए रुझान कर रहा है क्योंकि धान का उत्पादन थोड़ा सरलीकरण है और सोयाबीन की खेती में किसान को बहुत ज़्यादा समस्याओं का और उत्पादन में जो हानि हो रही उसका सामना करना पड़ रहा है। इसलिए सीधी बिजाई भी एक बहुत अच्छा माध्यम है, विकल्प है जो कि किसान उपयोग कर सकता है। बिल्कुल। तो ये प्रश्न था धान की सीधी बिजाई और सोयाबीन की सीधी बिजाई। आप जानते ही हैं सोयाबीन का जो बिजाई है वो सीधी होती है। अच्छा, उन्नत कृषि के बारे में बात कर रहे हैं, सोयाबीन की उन्नत खेती के बारे में बात कर रहे हैं। सर, चलते चलते अंतिम में हमारे किसान भाइयों को क्या सलाह देना चाहेंगे? पूरे मध्य प्रदेश के दृष्टिकोण से देखते हुए किसान भाई जो है सोयाबीन की खेती कर रहे हैं, अंतिम में क्या ऐसी सलाह देना चाहेंगे जो कि हमारे किसान भाइयों को बहुत महत्वपूर्ण रहेगी इस समय? बिल्कुल, आपने बिल्कुल अभी बुआई का बहुत अच्छा समय चल रहा है, तो किसान भाइयों का मैं एक यही सलाह देना चाहूँगा, क्योंकि किस्मों का चुनाव तो उसने कर लिया है, अब बुआई की बात चल रही है तो बीजोपचार पे विशेष ध्यान दे, जो कि प्रारंभिक अवस्था में फसल का टीकाकरण है। इसके पश्चात प्री इमरजेंस वीडिसाइड का भी किसान भाई उपयोग कर सकते हैं, जहाँ खरपतवार की ज़्यादा समस्या आती है। बुआई के पश्चात अंकुरण के पूर्व इस प्रकार से अगर खरपतवारनाशी का भी किसान भाई चुनाव करते हैं वर्तमान समय में, तो खरपतवार नियंत्रण में बहुत आसानी होगी। सकरी पत्ती वाले और चौड़ी पत्ती वाले दोनों प्रकार के खरपतवार नियंत्रण के लिए बहुत सारी दवाएं बाजार में नित नए रिसर्च चल रहे हैं, बहुत अच्छे मॉलिक्यूल आ रहे हैं जो बाज़ार में उपलब्ध हैं। किसान उसका चुनाव करे। बुआई के पश्चात 12 घंटे से लेकर 72 घंटे तक की अवधि में किसान प्री इमरजेंस वीडिसाइड का उपयोग कर सकता है, जिसमें पेंडामेथिलिन है, पेंडामेथिलिन प्लस इमेजाथापायर है या डिक्लोसुलम। इस प्रकार के कई सारे ऐसे खरपतवारनाशी है जिनका किसान भाई बुआई के पश्चात अंकुरण से पूर्व अभी के परिवेश में उसका उपयोग करे, जिससे कि उसे निश्चित रूप से खरपतवार नियंत्रण से लेकर उत्पादन में फ़ायदा होगा और फ़ायदा होगा दोनों। निश्चित रूप से ये जो जानकारियां हैं आपको बहुत अच्छी लगी और कहीं ना कहीं आपकी खेती में आपको बहुत ज़्यादा मदद करेंगी कि आपका उत्पादन ज़्यादा हो और आपको निश्चित रूप से जो आपकी आय दुगनी करने का जो एक लक्ष्य है वो ज़रूर आप प्राप्त कर सकेंगे। बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी सर आपने हमारे किसान भाइयों के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका बहुत स्वागत है। आइए सबसे पहले बात करेंगे प्रमुख खबरों की। गन्ने के FRP में 10 रुपये की वृद्धि, मध्य प्रदेश में सामान्य से कम बारिश, 35 लाख हेक्टेयर में खरीफ बुआई, 31 जुलाई तक कराएं फसल बीमा, खरीफ फसलों की उन्नत किस्में बोने की सलाह और संभागायुक्त का KV के भ्रमण। सबसे पहले बात करेंगे गन्ने के FRP में 10 रुपये की वृद्धि की। सरकार ने 2023 व 24 सत्र के लिए गन्ने का उचित मूल्य और लाभकारी मूल्य FRP 10 रुपये बढ़ाकर 315 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। FRP वह न्यूनतम मूल्य है जिसे चीनी मिलों को गन्ना किसानों को देना होता है। गन्ना सत्र अक्टूबर से शुरू होता है। पिछले साल FRP में 15 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ोतरी की गई थी। मंत्रिमंडल के फैसले के मुताबिक 315 रुपये प्रति क्विंटल FRP 10.25% बेसिक रिकवरी रेट से जुड़ा हुआ है। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन की उपस्थिति में रिपोर्ट फिश डिसीज नाम से एक एंड्रॉयड आधारित मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस दौरान JN स्वैन, सचिव मत्स्य पालन विभाग, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय डॉक्टर अभिलक्ष्य लिखी, OSD मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के साथ ही डॉक्टर हिमांशु पाठक, सचिव DARE एवं महानिदेशक ICAR नई दिल्ली भी मौजूद थे। डिजिटल इंडिया के दृष्टिकोण में योगदान करते हुए रिपोर्ट फिश डिसीज को ICAR नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज लखनऊ द्वारा विकसित किया गया है और जलीय पशु रोगों के लिए राष्ट्रीय निगरानी कार्यक्रम के तहत लॉन्च किया गया है।
मॉनसून सीजन का 1 महीना पूरा हो गया है। इस दौरान कोटे से 10% कम बारिश हुई है। प्रदेश में 61% हिस्से में सामान्य से कम बारिश हुई है। भारतीय मौसम विभाग के डीजी डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा ने कहा कि जुलाई में बारिश सामान्य व सकारात्मक दिशा में रह सकती है। ऐसे में 25 वर्ष जिनमें जून महीने में बारिश 10% या उससे भी ज़्यादा कम रही है, उनमें 16 वर्षों के दौरान जुलाई में सामान्य बारिश रही है। मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने एक वर्चुअल संवाददाता सम्मेलन में कहा कि 4 जुलाई के बाद बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बनने से मध्य भारत में मानसून सक्रिय रहेगा। प्रदेश में धमाकेदार मानसून आगमन के साथ ही खरीफ फसलों की बुआई में तेजी आ गई है। अभी तक प्रदेश भर में 40 लाख हेक्टेयर में खरीफ बुआई हुई है, जबकि गत वर्ष समान अवधि में 35 लाख हेक्टेयर में बुआई हुई थी। चालू खरीफ सीजन में 148 लाख हेक्टेयर में खरीफ फसलें बोने का लक्ष्य रखा गया है। कृषि संचालनालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार सबसे अधिक बुआई सोयाबीन की 25 लाख हेक्टेयर में हुई है। पिछले साल समान अवधि में 18 लाख हेक्टेयर में सोयाबीन की बुआई हुई थी। धान की बुआई अभी प्रारंभिक स्थिति में है। धान मात्र 1.5 लाख हेक्टेयर में बोया गया है। पिछले साल अब तक धान की बुआई 1.25 लाख हेक्टेयर में की गई थी। और इसी के साथ किसान भाइयों, खबरें खेती में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जानकारियाँ आपको बहुत सारी मिली होंगी, आप इस पे अमल भी करेंगे और आपको फ़ायदा भी होगा। आप आज के लिए इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी। हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार।